हाय गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ओन द लिमरा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में जहां तक छोड़ा था, आज इसी वीडियो के अंदर हम उस कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और ये लास्ट लेक्चर होगा हमारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट का। फिर इसके बाद हमारे सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने टाइप्स के डिबेंचर होते हैं। तो पहले पॉइंट में यहाँ पर आ रहा है हमारे रजिस्टर्ड और बियरर डिबेंचर। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, रजिस्टर्ड डिबेंचर कौन से होते हैं और बियरर डिबेंचर कौन से होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर दो ऐसे डिबेंचर बना देता हूँ, ये दोनों कंपनी के डिबेंचर है। ठीक है, अब इस डिबेंचर पे क्या होगा, नाम लिखा होगा किसी पर्टिकुलर बंदे का, जैसे मोनू ने किसी कंपनी से डिबेंचर खरीदे। तो ये जो नाम लिखा हुआ है कंपनी के डिबेंचर पे, इसे कहते हैं हम रजिस्टर्ड डिबेंचर। और बियरर डिबेंचर कौन सा होता है, जिसपे ये लिखा होता है हाँ मैंने इस बंदे से इतने रुपए लिए हैं, मान लो 5 लाख रुपए लिए हैं और मुझे ये रीपे करने हैं। ठीक है, किसे रीपे करने कुछ नहीं पता। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर में जिस बंदे का नाम है वो डिबेंचर उठाएगा, उसको कंपनी में लेकर जाएगा, कंपनी उसको देखेगी तो ही वो उसका मैच्योरिटी के टाइम पर अमाउंट रीपे करेगी। अगर मोनू की जगह सोनू ले जाता है तो कंपनी मना कर देगी। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे रजिस्टर्ड डिबेंचर का फायदा कि जो डिबेंचर जिस बंदे के नाम पर है, कंपनी उसे ही उस अमाउंट को रीपे करती है उन डिबेंचर्स के बदले। बट बियरर डिबेंचर कौन से डिबेंचर होते हैं, ये डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं यहां पर कंपनी के पास कोई भी इस तोड़े को उठाकर ले जाए। मान लो राजू ने डिबेंचर खरीदे किसी कंपनी से 1 लाख रुपए के। अब हुआ क्या, सोनू आया, उसके संदूक के ताले की चाबी निकाली, ताला खोला, डिबेंचर निकाले, कंपनी के पास पहुंच गया सीधा और बोलने लगा कंपनी ये लो तुम्हारा डिबेंचर और लाओ मेरे को जितने रुपए 10 लाख रुपए के डिबेंचर है, लो मेरे को फटाफट 10 लाख रुपए दे दो। तो उस केस में कंपनी क्या होगा, कुछ भी नहीं देखेगी, उस डिबेंचर को लेगी और उसका पैसे रीपे कर देगी। तो बियरर डिबेंचर में ये होता है कि उस पर किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं होता, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता। और रजिस्टर्ड डिबेंचर में स्पेसिफिक नेम होता है, जिस बंदे का नाम होता है उसे ही कंपनी रीपे करती है। तो ये डिफरेंस था दोनों में। अब बात आती है सेकंड पॉइंट, सिक्योर्ड, जिसका निक नेम है मॉर्टगेज और दूसरा है अनसिक्योर्ड, जिसका घर का नाम है नेक्ड। नेक्ड मीन्स नंगा, नंगा ही होता है सच में, यहां पर यही है इसका मतलब। मैं बताता हूँ कैसे, मैं बताता हूँ इसे देख कितनी तेज हंसी आई। अरे बाबली बुद्धि हो, समझो इसको मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम सिक्योर्ड का मतलब समझ लेते हैं। सिक्योर्ड का मतलब होता क्या है, यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, कंपनी है ये है हमारी कंपनी। अब ये है यहाँ पर पब्लिक, कंपनी ने क्या बोला कि मुझे लोन दे दो, पब्लिक ने लोन दे दिया, मान लो लोन दे दिया 1 लाख रुपए का। और यहाँ से कंपनी ने क्या बोला कि लो ये डिबेंचर तुम रख लो, ये डिबेंचर मेरा तुम रख लो। अब तुम उस डिबेंचर को घर लेकर गए, अपने तकिए के नीचे रखा और सो गए, मगर तुम्हें चिंता सताई जा रही है कि मैंने 1 लाख रुपए कंपनी को ऐसे ही दे दिया, इस पेपर का मैं क्या करूं। तो उस चीज से, उस चिंता से बचने के लिए कंपनी क्या करेगी, तुमसे बोलेगी कि ये लो तुम इस एसेट को रख लो, मगर तुम इस एसेट को बेच नहीं सकते मेरी बिना परमिशन के। जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगी तुम इस एसेट को बेच नहीं सकते। तो ये होता है एसेट ऑन चार्ज, ये पॉइंट का मतलब होता है एसेट ऑन चार्ज, यानी कि तुमने चार्ज लगा दिया कंपनी की पर्टिकुलर एसेट के ऊपर। हो सकता है कंपनी ने अपने सोफा रखा हुआ था, बोल दिया हो सोफे को तुम ले जा सकते हो, अगर तुम्हें जरा सा भी लगे कि मैं पैसे नहीं दे रही तो तुम उस एसेट पे अपना हक जमा सकते हो। दूसरा पॉइंट है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर में क्या होता है, यहाँ पर ये जो शेयर होल्डर है इसके पास एसेट के तौर पे कुछ भी नहीं होता, मतलब तुम ये कह सकते हो इसके हाथ खाली होते हैं। ठीक है, इसके पास कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए अनसिक्योर्ड डिबेंचर की कैटेगरी में आते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट आया था चार्ज्ड। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है चार्ज का, तो चार्ज 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है मैंने, एक होता है फिक्स चार्ज, दूसरा होता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। फिक्स चार्ज वो चार्ज होता है जहाँ पर डिबेंचर होल्डर पहले से ही फिक्स कर देता है कि ये कोई भी पर्टिकुलर एसेट को बोलता है ये मेरी एसेट है। ठीक है, मान लो कोई भी फर्नीचर उसने
बोल दिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो होता है हमारा फिक्स चार्ज। और फ्लोटिंग चार्ज वो होता है यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता, नो स्पेसिफिक एसेट। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी डिबेंचर होल्डर आता है और उसे मतलब उसे पैसों की कोई दिक्कत वगैरह नजर आ रही है, तो वो पूरी जितनी भी कंपनी की एसेट है उसमें से कुछ भी लेकर जा सकता है। तो इसीलिए जो फ्लोटिंग चार्ज है इसमें कोई भी स्पेसिफिक एसेट के ऊपर वो चार्ज नहीं लगाया जाता, लेकिन फिक्स चार्ज में कंपनी एक पर्टिकुलर एसेट के ऊपर चार्ज लगा देती है, बोल देती है ये तुम्हारी है, तुम इसे लेकर जा सकते हो फ्यूचर में। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा, इसमें होता है कि रिडीमेबल और दूसरा होता है इररिडीमेबल। रिडीमेबल वो होते हैं, पहले रिडीमेबल का मतलब बता देता हूं मैं आपको। रिडीम जिसे रीपे करा जाए, रिडीमेबल का मतलब होता है रीपे करना, यानी कि जिससे जो लिया है उसे वो वापस कर देना। क्लियर है? तो रिडीमेबल में जिन्हें रीपे किया जाएगा, जिन डिबेंचर्स होल्डर को पैसे वापस दिए जाएंगे और उनसे अपने डिबेंचर्स ले लिए जाएंगे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पर, जो जिसको बोला जाता है मैच्योरिटी टाइम पीरियड। दूसरा होता है इररिडीमेबल। इररिडीमेबल में जिन्हें कभी भी रीपे नहीं किया जाएगा, ओनली रीपे इफ कंपनी इज लिक्विडेट्स, यानी कि जब कंपनी बंद होगी उन्हें तब ही रिपे करेंगे। अगर कंपनी 100 साल बंद नहीं होती, 200 साल बंद नहीं होती, 300 साल बंद नहीं होती, तो उन्हें कभी भी रिपे नहीं करा जाएगा। तो वो होते हैं हमारे इररिडीमेबल डिबेंचर। ये बहुत लंबे समय के लिए होते हैं, मतलब आज डिबेंचर ले लिए, कंपनी को पैसे दे दिए, कंपनी जब बंद होगी तभी कंपनी रिपे करेगी, उससे पहले कंपनी रिपे नहीं करने वाली। तो समझ आ रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया, लाजवाब। पूरी जिंदगी मिलता ही रहता है, जब तक कंपनी चलती रहेगी मिलता ही रहेगा। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फोर्थ, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। कन्वर्टिबल डिबेंचर वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर शेयर्स हैं तो डिबेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिबेंचर हैं तो उन्हें शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए वो आते हैं हमारे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स की कैटेगरी में। और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर वो होते हैं जिन्हें हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिनको ना तो डिबेंचर से शेयर में करा जा सकता, ना ही शेयर से डिबेंचर में करा जा सकता। तो समझ आ गई होगी आपको ये बात भी, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर कौन से होते हैं। फिर उसके बाद आता है बेटा फिफ्थ पॉइंट, जीरो कूपन बॉन्ड। पहले तो मैं आपको मतलब बता देता हूँ बॉन्ड का मतलब क्या होता है। हम डिबेंचर को ही बॉन्ड का नाम दे रहे हैं यहाँ पर, और इसे दूसरे नाम से बोला जाता है डीडीबी, यानी कि डीप डिस्काउंट बॉन्ड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसमें जो कूपन रेट है, मैंने आपको बताया था ना इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट कहते हैं, जो इसमें कूपन रेट है वो कितना है, 0। तो अब आपके मन में सवाल आएगा, भला ऐसा कौन बंदा होगा जो ये कहेगा कंपनी से कि लो 1 करोड़ रुपए 5 साल के बाद मुझे 1 करोड़ रुपए वापस दे देना। इसका कोई भी कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं करेगी, उसका इंटरेस्ट रेट 0 रहेगा। ऐसा होगा कभी? होगा कभी? कभी नहीं होगा। ठीक है, कौन दे देगा अपने पैसे इतने लंबे समय के लिए? तो यहां पर क्या होता है, इसमें कंपनी बहुत चाल, मतलब एक तरीके से तुम कह सकते हो बहुत शार्प माइंड से पैसा निकालती है लोगों से। कैसे? कंपनी कहती है अपने शेयर होल्डर से, लो भाई डिबेंचर 5 साल के बाद मेरे से जो तुमने 1 लाख रुपए मुझे दिए हैं वो मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगी। ये देखो, इसने पब्लिक ने 1 लाख रुपए दिए कंपनी को, कंपनी ने डिबेंचर दे दिया कि ये लो तुम्हारा 1 लाख रुपए का डिबेंचर, 5 साल के बाद 1 लाख रुपए तुम्हें मिल, मतलब इसमें ये नहीं लिखा होता था 1 ही लाख मिलेंगे। कंपनी कहती है मैं तुम्हें 5 साल के बाद सीधा 1 करोड़ रुपए दूंगी, मगर इंटरेस्ट कुछ भी पे नहीं करूंगी जो मैं साल के साल करती हूँ। हर साल जो कंपनी इंटरेस्ट रिपे करती है, कंपनी ने उसे साफ मना कर दिया कि मैं ऐसा कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं दूंगी, 5 साल के बाद सीधा आना और मेरे से 1 करोड़ रुपए ले जाना। अब भला कोई क्यों नहीं देगा? अब ऐसा कौन नहीं करेगा? वो सोचेगा चलो 5 साल ही तो वेट करना पड़ेगा, 1 लाख के सीधा 1 करोड़ मिलेंगे। तो ये वाले डिबेंचर जो होते हैं वो होते हैं हमारे जीरो कूपन बॉन्ड डिबेंचर। समझ आ गई मेरी बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है और ये ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है सब कुछ। इसमें लिखा है इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर, जब आप डिबेंचर चैप्टर में जर्नल एंट्री करोगे तो आपको क्या खास बात का ध्यान रखना है भाई। हमने जब इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में एंट्रीज करी थी तो जहां जहां हमने शेयर लिखा था वहां आपको डिबेंचर लिखना है, जहां जहां आपने शेयर कैपिटल लिखा था वहां आपको लिखना है परसेंटेज डिबेंचर। समझ आ रही है मेरी बात? बाकी इसके बाद जो एंट्री के अंदर रेस्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स आर सेम, मतलब कॉन्सेप्ट जो बाकी की एंट्री होगी वो पूरी की पूरी सेम रहेगी, बस शेयर की जगह डिबेंचर आ जाएगा और शेयर कैपिटल की
जगह परसेंटेज डिबेंचर आ जाएगा। ये उस बंदे को बहुत अच्छी तरीके से बात समझ आई होगी जिसने मेरे शेयर्स वाले चैप्टर की सारी वीडियो देखी है। उसे पता होगा कि शेयर्स की एंट्री हम क्या करते थे और डिबेंचर की एंट्री में अब हमें क्या करना पड़ेगा। तो ठीक है, अब लास्ट पॉइंट रह गया है हमारा जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। अभी थोड़ी देर पहले इन द सेंस मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसका मतलब बताया नहीं था, ये बोला था नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका मतलब जरूर बताऊंगा। कोलेट्रल सिक्योरिटी, वहां पर एक पॉइंट आया था। तो कोलेट्रल सिक्योरिटी है क्या? बड़ा सिंपल सा मतलब है इसका। जब कोई कंपनी किसी बैंक से, ये देखो आईसीआईसीआई बैंक है, यहाँ पर ये कंपनी है, कंपनी ने क्या करा, 10 लाख रुपए का लोन ले लिया। किससे? आईसीआईसीआई बैंक से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, इसे इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, इंटरेस्ट पे करने के साथ साथ बैंक कहता है कि भाई मैं तुम्हें ये 10 लाख रुपए ऐसे कैसे दे दूं, इसके बदले मुझे ऐसा कुछ तो दो जिसे मुझे संतुष्टि रहे। यानी कि बैंक कह रहा है मुझे सिक्योरिटी दो जिससे कि मुझे लगे कि हाँ मेरे 10 लाख रुपए सिक्योर है। तो अब कंपनी क्या करेगी, उसमें एसेट देगी। अब एसेट के तौर पे या तो बिल्डिंग दे सकती है या अपना कोई फर्नीचर दे सकती है। तो जब कभी ऐसा होता है तो इसे हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी की कैटेगरी में। अब क्या होता है, कुछ दिन बाद बैंक को लगता है नहीं यार ये सफिशिएंट नहीं है, मुझे कुछ और भी लेना चाहिए। तो बैंक से फोन जाता है कंपनी में कि कंपनी मुझे कुछ और भी दो, इसके अलावा मुझे कुछ और भी दो, मुझे इसमें संतुष्टि नहीं हो रही। तो कंपनी कहती है लो जी मेरे पास डिबेंचर्स पड़े हुए हैं, आप इसे ले लो। तो ये जो डिबेंचर्स है, कंपनी अपने जो डिबेंचर्स देती है इसको बैंक को, तो ये आते हैं हमारे सेकेंडरी सिक्योरिटी में। और इसी के साथ साथ हम इसे नाम दे देते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी का, कि कंपनी ने एज अ सिक्योरिटी अपने डिबेंचर बैंक को दे दिए। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता है, क्वेश्चन निकल कर आता है, क्या ऐसी कंडीशन में कंपनी बैंक को इंटरेस्ट भी पे करेगी डिबेंचर्स का? तो इसका आंसर है नो इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन दीज डिबेंचर। कोई भी इंटरेस्ट कंपनी पे नहीं करेगी डिबेंचर्स का जो उसने अपने डिबेंचर बैंक को दे रखे। समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अब इसको करने के आपके 2 मेथड हैं। ये है हमारा थोड़ा सा पुराना मेथड, ये है हमारा नया मेथड जो आपके टाइम में आप लोग यूज करते हो। सिंपल सी चीज, आपने अगर किसी बैंक से लोन लिया या कहीं से भी लोन लिया तो कंपनी एंट्री क्या करती है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, ठीक है, टू लोन अकाउंट। कहां से आया? लोन से, लोन अकाउंट, तो क्रेडिट कर दिया जाता है, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब मेथड 2 जो है उसमें भी ये कंडीशन हमारी बिल्कुल सेम होती है। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आए, कहां से आए? लोन के पैसे आए, क्लियर है। सेकंड जो एंट्री होती है इसमें नो अकाउंटिंग एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी की कोई भी एंट्री पास नहीं करी जाती कंपनी की किताब में। ध्यान रखना, मेथड 1 में कोई भी कोलेट्रल सिक्योरिटी की एंट्री पास नहीं करी जाएगी। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आपको इस मेथड से करना है तो वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ बैंक की ही एंट्री करके दिखाओगे, वहां कोलेट्रल सिक्योरिटी की कोई भी एंट्री नहीं करोगे। बट सेकंड मेथड में आप इसकी एंट्री करते हो, किस नाम से करते हो? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। जितने भी परसेंट दे रखे हैं डिबेंचर की मेरे को, वो एंट्री मेरे को यहां करनी पड़ती है। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9%, 10%, 12%, जितने भी परसेंटेज दे रखे टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन फॉलो दिस मेथड। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप सिर्फ और सिर्फ यही मेथड को फॉलो करने वाले हो। तो आई होप आपको अच्छे से बात समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट या कोई दिक्कत रह गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा।